एपिसोड 6 से 10। डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन अगर फिर भी इस कहानी के नाम, पात्र, जगह या कोई दृश्य किसी वास्तविक जीवन से मिलते हैं तो ये केवल एक संयोग है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 6 कपकेक। उसके तरफ मुड़कर उसके गोद में सर रखकर वो बोली, माँ सा, अभी आपको आकाशी जी के साथ होना चाहिए। हम इनके तरफ देख लेंगे। अपने बालों को हाथ में लेकर आप जाओ और उनके साथ वक्त बिताओ। कुछ दिनों में शादी होने वाली है उनकी। उन्हें ऐसा ना लगे कि आपने उनके तरफ ध्यान नहीं दिया। रिया का बात सुन उमा जी की आंखों में आंसू आ गए और उसके सर पर ओट टिकाकर वो बोली, हमें माफ कर दो लाडो। हम चाह कर भी थारे वास्ते कुछ को नहीं कर पाए। आज भी बारातियों के स्वागत वास्ते सब थे, मगर थारे को। कहकर उमा जी और रोने लग गई। आकाशी ने रिया को और उसके मासा या कि उमा जी को साफ साफ कह दिया था कि रिया किसी के भी सामने नहीं आएंगी, और अगर उसकी वजह से उसके रिश्ता टूटा या फिर उसके रिश्ते पर जरा भी आंच आई तो वो उनका मरा हुआ मुंह देखेंगी। और बस इसी वजह से रिया आज नीचे फंक्शन में नहीं आई थी। उमा जी के आंसू साफ करते हुए रिया बोली, माँ सा, कोई बात कोनी से महारे को बुरा ना लगा, और वैसे भी हम यहाँ सिर्फ शादी के लिए आए हैं तो बस शादी में ही शरीक होंगे। सो आप रोना बंद करो और जाकर जी के साथ वक्त बिताओ, और हाँ, जरा अपने इस खूबसूरत से चेहरे पर स्माइल ले आइए, वरना आपके हुक्म सा कहेंगे कि हमने आपको रुला दिया। रिया ने हंसते ही कही लास्ट की बात, और उमा जी ने उसे एक और धीरे से फटका मार दिया। थारे माँ बापू सा को सताने में जरा भी शर्म ना आवे ना तन्ने। उमा जी ने उसे घूर कर देखा और रिया जोर जोर से हंसने लग गई। हम आते हैं हाँ लाडो, तुम आराम से सो जाना महारी बच्ची। उमा जी फिर वह से चली गई और रिया बस एक फीकी सी मुस्कान हंस दी। उसे हमेशा से आदत थी अकेले रहने की, और कहीं ना कहीं उसने इस अकेलेपन को ही अपनी जिंदगी मान लिया था, और इस अकेलेपन को पूरा करने के लिए अपने आप को काम में झोंक दिया था। अब वो क्या कम करती थी, ये आपको आगे जाकर धीरे धीरे पता तो लग ही जाएगा। रिया ने अपनी आंखें बंद की और उन बंद आंखों के आगे नन्हे कुंवर यानी कि राजन का चेहरा आ गया, और बस रिया को उस पर बहुत प्यार आ गया। वो खुद से ही बोली, छोटे बदमाश, ये ऐसे कौन भाग कर जाता है, और एक बात, इतना गुस्सा क्यों आ गया तुम्हें? अब तुम्हारे जैसे क्यूट से रैबिट को रैबिट नहीं कहूंगी तो और क्या कहूंगी? नहीं, तुम्हें रैबिट नहीं गुस्सेल रैबिट कहना पड़ेगा, मेरा क्यूटी पाए। रिया राजन का चेहरा याद कर मुस्कुराने लग गई। बहुत पसंद थे उसे छोटे बच्चे, और अपने बड़ी बहन के बेटे को लेने की वो कई बार कोशिश करती थी, लेकिन हिमांशी को वो पसंद नहीं था। वो रिया को उसे लेने नहीं देती थी, और ऊपर से उसके जीजू सा कुमार की नजरें, उसे गुस्सा ही आता था सबसे, और वो सबसे दूर ही रहती थी। राजन को याद करते ही रिया ने थोड़ी देर तक काम किया और सो गई। अधेरो भी काफी देर तक अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसने अपने सामने का प्यारा काम खत्म किया और फिर लैपटॉप बंद कर वो उठकर फ्रेश होकर आ गया। उसने एक नजरे सोए हुए राजन पर डाल दी और उसे कुछ देर तक देखने के बाद वो गैलरी में आकर खड़ा हो गया। उसकी नजरें ऊपर आसमान में काफी देर तक टिकी रही, और चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के वो दूर तक देखता रह गया। गहरी सांस छोड़कर वो अंदर आ गया और बिस्तर पर आकर लेट गया। उसे यकीन था राजन के शॉर्ट टेम्पर नेचर की वजह से वो कल ही यहाँ से जाने की जिद करेगा, और फिर वो उसे यहाँ से लेकर उसके पर्सनल मेंशन में चला जाएगा, और फिर शादी के दिन ही यहाँ आकर शादी अटेंड कर वो वापस मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन उसे कहाँ पता था उसके इस इतने अच्छे प्लान पर राजन उससे भी अच्छी तरीके से पानी फेर देने वाला है। अगली सुबह ढोल और शहनाई की आवाज से ही हुई। रजवाड़ी रिवाजों के हिसाब से पूरे रीति और परंपराओं को फॉलो करते हुए ही ये शादी होने वाली थी, और इन शादी के तमाम रस्मों में सब शामिल थे सिवाय उन तीनों के। पहला अधिरोह, दूसरा राजन और तीसरी थी रिया। अधिरोह को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। राजन उस लड़की का इंतजार करते हुए वही उसके कमरे में रुका हुआ था, और वही रिया जानती थी उसका रस्म में शामिल होना उसके माँ बापू सा और बुआ सा के अलावा और किसी को पसंद नहीं आएगा। सो वो रिलैक्स होते हुए उसके कमरे में सोती रही, और फिर कुछ याद आकर जल्दी से उठाकर उसके मामा सा से मिलने चली गई। उसे आया हुआ देख विश्वराज जी के चेहरे पर स्माइल आ गई और उन्होंने उसे गले लगा लिया। वो प्यार से उससे बोले, कैसे है हमारी बच्ची, कितने दिनों के बाद आपके देख रहे हैं हम। विश्वराज जी ने रिया के सर पर अपने ओठ टिका दिए, और रिया मुस्कुराए और बोली, धीरे से बोलिए मामू, वरना पता चला कि मैं आपके साथ रहती हुई राजपुरे हवेली में गूंज उठा। उसकी बात सुन मामा सा ने नामे सर हिला दिया और उसके सर पर चपेट लगाकर बोले, मामू क्या मामू रिया, आपको नहीं लगता कि आपको हमें मामा सा बोलना चाहिए? और दूसरी बात, ये आप जो अपने आप को मैं कहकर पुकारती है ना, उसे बंद कर दीजिए। याद रखिए, जब तक आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं देंगी तब तक दूसरे भी नहीं देंगे। लेकिन आप है कि मामा सा कहते हुए रुक गए और अपना सर नामे हिला दिया। वो जो कह रहे थे वही सेंटेंस रिया उनकी नकल उतारते ही कह रही थी, वो भी ओवर एक्टिंग करते हुए, जिसे देखकर उन्हें समझ में आ गया कि उसे समझाकर कोई फायदा नहीं है। उन्हें चुप हुआ देखकर रिया मुस्कुरा दी और फिर से उनके गले लगकर बोली,
हाँ जानती हूँ मेरे उफ्स हमारे मामा सा, लेकिन अब आप ही देखो ना, जितना प्यार मामू इस लफ्ज में है वो मामा सा इस कफज में थोड़ी ही है। तो फिर दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, मैं तो अपने आप को मैं और आपको मामू ही कहूंगी। प्रिया का बात सुनकर उन्होंने नामे सर हिला दिया और उससे कुछ बातें करने में लग गए। प्रिया भी उन्हें कुछ बता रही थी, जिसे सुनकर उसके मामा सा बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। रिया ने फिर अपना लैपटॉप बंद किया और बोली, हम तो ये सब ऐसा है, देखूंगी इस पर अब कब से काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि फिलहाल में अभी काफी वर्कलोड है और मैं यहाँ हूँ और इस बीच नया प्रोजेक्ट शुरू करना थोड़ा मुश्किल ही है। रिया की बात सुन उसके मामू ने उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए और फिर रिया वह से चली गई। उसके जाते ही अधिरोह वहां पर आया। विश्वराज जी का बिरादरी में बहुत मान सम्मान था और अधिरोह भी उन्हें काफी मानता था। उसका उनसे पुराना नजदीकी रिश्ता था, जिस वजह से वो खुद उनसे मिलने आया था, वरना अधिरोह राना सा और वो भी खुद किसी से मिलने जाए, ये तो इम्पॉसिबल ही था। रिया ने राजस्थानी पहराव किया हुआ था, शादी का घर और रीति रिवाजों से भरा हुआ माहौल, वो उसकी वजह से कोई भी सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी, सो उसने राजस्थानी पहराव लहंगा और चोली ही पहना था। मेरे वक्त से सजी हुई ओढ़नी को अच्छे से पिनकर उसने हाथ में चूड़ियां पहनी हुई थी और कान में बड़े बड़े झुमके। वो नहीं चाहती थी कि उसका चेहरा कोई भी देखे, सो उसने अपने चेहरे पर मास्क लगा कर रखा था और उसके बालों की वो लंबी सी चोटी चेहरा छिपा होने के बावजूद भी प्यारी लग रही थी। वो अपने ही धुन में नीचे देखकर चलती हुई वो अधिरोह से टकराने ही वाली थी कि अधिरोह ने अपने कदम रोक दिए और उससे थोड़ा सा दूर हुआ। सिवाय अर्जुन के वो अपने साथ किसी को नहीं लाया था। उसे गुस्सा ही आया रिया पर। उसे लगा कि वो लड़की जानबूझकर उसे छूने की, उससे टकराने को कोशिश कर रही है और अपने रानासा को गुस्सा हुआ देखकर अर्जुन को टेंशन आने लग गई। मगर ये क्या, उसके दूर होने के बाद भी रिया ने उसके करीब आने को कोशिश नहीं की और ना ही उसके तरफ सर उठाकर देखा। वो तो अपने ही धुन में सर झुकाए चली जा रही थी और पहली बार अपने रानासा को इग्नोर हुआ देखकर अर्जुन की हैरानी और भी बढ़ गई। अधिरोह ने एक नजरे जाते हुए उसे देखा और वो भी फिर बिना किसी एक्सप्रेशन के वहां से आगे की ओर निकल गया। रिया के तो ध्यान में भी नहीं आया कि वो अभी किसी से टकराने वाली थी। अभी अपने मामू के साथ डिस्कस किए हुए प्रोजेक्ट के बारे में सोचते ही वो जा रही थी। जब वो उन्हें उस प्रोजेक्ट के बारे में बता रही थी, तब उसके दिमाग में और कुछ नए आइडियाज आ गए और वो अब उन्हीं आइडियाज को यूज कर उस प्रोजेक्ट को और भी बेहतर करने का प्लान कर रही थी। बस उसी सोच में वो इतना खोई थी कि उसे किसी चीज का ध्यान ही नहीं रहा। वो आने कमरे में आ गई और 10 मिनट के अंदर ही उन सारे आइडियाज को उसने नोट करके रख दिया। उसका दिमाग तो कह रहा था कि उसने अभी उस पर क्या करना चाहिए, लेकिन उसके नजरों के सामने उसके क्यूट रैबिट का चेहरा आ गया और उसे देखने की उम्मीद ने वो उधर जाने लग गई। जाते हुए उसने अपने कमरे में से कपकेक का पैकेट उठाया और उस गैलरी के नीचे आ गई जहां उसने कल रात राजन को देखा था। वो काफी देर तक ऊपर गैलरी के तरफ देखती रही, लेकिन उसे राजन दिखा ही नहीं, सिवाय उन चंद बॉडीगार्ड्स के जो अधिरोह ने वहां अरेंज किए हुए थे। तभी रिया की नाजें हिलते ही पर्दों पर गई और उसे समझ आ गया कि उसना क्यूट रैबिट उसे ही देख रहा है। उसने कुछ देर इंतजार किया उसके बाहर आने का, मगर जब राजन बाहर नहीं आया तो वो वाले रास्ते से ही उस छोटे तालाब के तरफ चली गई और राजन उदासी से उसे देखता हुआ रह गया। दूसरी खिड़की से कोई और भी था जो उसे रिया को ऊपर देखते ही देख रहा था और फिर उनकी नजरें पर्दे के पीछे छिपे हुए राजन पर गई और कुछ सोचकर एक मुस्कान उस शख्स के ओठों पर दौड़ पड़ी। उन्होंने आगे के 2 मिनट्स में ही बैक साइड उस गैलरी के साइड वाली सारी सिक्योरिटी हटा दी और उन्हें वहां से गया हुआ देखकर राजन ने बिना एक पल भी गवाए बाहर भाग गया। उसे यूं जाता हुआ देखकर उस शख्स के ओठों पर स्माइल आ गई और वो भी उसके पीछे थोड़ी दूरी रखकर ही आ गए। अद्रिका ने अपना मास्क उतर कर रख दिया था और पानी में पैर डालकर वो बैठे हुए आराम से कपकेक खा रही थी। तभी उसे किसी का अपने पीछे होने का एहसास हुआ और वो खुश होते ही पीछे मुड़ गई। वो मुस्कुराते ही बोली, आह माय कपकेक, तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। प्रिया का कहना और राजन उसके तरफ देखने लग गया। उसे आज तक सब राजन या फिर नन्हे कुंवर यही कहकर पुकारते थे, यहाँ तक कि किसी को बुलाने के निक नेम होते हैं ये बात भी उसे पता नहीं थी। वो उसके तरफ प्लेन चेहरे से देख रहा था, मगर उसकी वो आंखें जिसे देखकर रिया पल भर के अंदर ही समझ गई कि वो कंफ्यूज हुआ है। रिया ने अपने हाथों से उसे उसके पास आने का इशारा किया और उसे अपने पास बैठने को बोला, मगर राजन अपने जगह पर से जरा सा भी नहीं हिला। अब अभी जाओ, इधर कब तक खड़े रहने का इरादा है तुम्हारा वह पर, रिया ने कहा और राजन ने पीछे मुड़कर देखा। वहां उसके अलावा और की भी नहीं था, जिस वजह से वो समझ गया कि वो उसे ही कह रही है। वो धीरे से आगे आया और रिया से कुछ दूरी बनाकर ही खड़ा हो गया। रिया ने नामे सर हिलाया और खुद उसके पास आ गई। उसने उसकी पहनी हुई पेंट को फोल्ड करके ऊपर किया और बोली, चलिए शहजादे, अपने जूते उतारिए और पानी में पैर डाल कर बैठ जाइए, आपको अच्छा लगेगा। रिया की बात सुन राजन जैसे उस पर मोहित ही हो गया और उसने जैसा कहा उसने वैसा किया। राजन ने आज तक किसी को भी अपने आप को हाथ लगाने नहीं दिया था, उसे सिर्फ अधिरोह ही छू सकता था। अपनी उम्र के 3रे साल से ही वो सबसे दूर रहने लगा था। उसे कोई भी छूता था तो उसे बहुत गुस्सा आता था और वो बहुत रोता था। उसकी इस आदत को ध्यान में रखते हुए उसे सिवाय अधिरोह के और कोई नहीं छूता था। उसके सारे काम अधिरोह ही करता था और अब वो खुद अपने सभी काम करने लग गया था, सो किसी के छूने का सवाल ही नहीं उठता था। मगर अब
अब रिया ने उसे छुआ था और हर बार किसी के टच करने पर गुस्सा करने वाला वो शांत सा खड़ा था। बैठ भी जाओ कपकेक और आओ मेरे साथ इन कैपकेक को एंजॉय करो, तुम्हें पसंद आएंगे, ये अद्रिका बोली और उसने राजन का हाथ पकड़कर अपने बाजू में बिठा दिया। और 1-2 एपिसोड में कैरेक्टर इंट्रो दे दूंगी ताकि फिर आगे आपको एन ना हो। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। एपिसोड 7 ड्रग्स। उसे आज तक सब राजन या फिर नानी कुंवर यही कहकर पुकारते थे, यहाँ तक कि किसी को बुलाने के निक नेम होते हैं ये बात भी उसे पता नहीं थी। वो उसके तरफ प्लेन चेहरे से देख रहा था, मगर उसकी वो आंखें जिसे देखकर रिया पल भर के अंदर ही समझ गई कि वो कंफ्यूज हुआ है। रिया ने अपने हाथों से उसे उसके पास आने का इशारा किया और उसे अपने पास बैठने को बोला, मगर राजन अपने जगह पर से जरा सा भी नहीं हिला। अब अभी जाओ, इधर कब तक खड़े रहने का इरादा है तुम्हारा वह पर, रिया ने कहा और राजन ने पीछे मुड़कर देखा। वहाँ उसके अलावा और की भी नहीं था, जिस वजह से वो समझ गया कि वो उसे ही कह रही है। वो धीरे से आगे आया और रिया से कुछ दूरी बनाकर ही खड़ा हो गया। रिया ने ना में सर हिलाया और खुद उसके पास आ गई। उसने उसकी पहनी हुई पेंट को फोल्ड करके ऊपर किया और बोली, चलिए शहजादे अपने जूते उतारिए और पानी में पैर डाल कर बैठ जाइए, आपको अच्छा लगेगा। रिया की बात सुन राजन जैसे उस पर मोहित ही हो गया और उसने जैसा कहा उसने वैसा किया। राजन ने आज तक किसी को भी अपने आप को हाथ लगाने नहीं दिया था, उसे सिर्फ अधीरो ही छू सकता था। अपनी उम्र के 30वें साल से ही वो सबसे दूर रहने लगा था। उसे कोई भी छूता था तो उसे बहुत गुस्सा आता था और वो बहुत रोता था। उसकी इस आदत को ध्यान में रखते हुए उसे सिवाय अधीरो के और कोई नहीं छूता था। उसके सारे काम अधीरो ही करता था और अब वो खुद अपने सभी काम करने लग गया था, सो किसी के छूने का सवाल ही नहीं उठता था। मगर अब रिया ने उसे छुआ था और हर बार किसी के टच करने पर गुस्सा करने वाला वो शांत सा खड़ा था। बैठ भी जाओ कपकेक और आओ मेरे साथ इन कैपकेक को एंजॉय करो, तुम्हें पसंद आएंगे, ये अद्रिका बोली और उसने राजन का हाथ पकड़कर अपने बाजू में बिठा दिया। राजन एक बार रिया को तो एक बार उसके हाथ में के कपकेक को देख रहा था। ऐसा तो उसने कुछ खाया ही नहीं था, वो अधीरो को कॉपी करना पसंद करता था। सो वो जो खाता जैसे खाता सेम वही फूड और उसी की तरह राजन भी खा लेता था। अधीरो ने काफी बार ट्राई किया उसे दूसरा कुछ खिलाने की, मगर राजन कभी नहीं माना और फिर बाद में हेल्दी फूड होने की वजह से उसने अद्विक को कभी मना भी नहीं किया। अद्विक के एक बाइट खा लिया और जैसे जैसे उसके मुंह में वो कपकेक घुला वैसे वैसे उसकी आंखें बड़ी बड़ी होते चली गई। रिया ने उसके एक्सप्रेशन देखे और प्यार से उसके गला खींचते हुए बोली, स्वीट हार्ट, अगर कोई चीज पसंद आए ना तो उसे स्माइल करके चाव से खाना चाहिए, ना कि ये ऐसे आंखें बड़े बड़े करते हुए। रिया ने अपने हाथों से एक और बाइट उसे खिला दिया और फिर उसके तरफ देखकर बोली, डू यू लाइक इट? और उसके सवाल को सुन राजन ने ऊपर नीचे सर हिलाकर जवाब दिया। रिया मुस्कुराए और बोली, मेरा नाम रिया का है, तो अब चलो बताओ तुम्हारा नाम क्या है? रिया का सवाल सुन राजन ने अपने पॉकेट में से फोन निकला और उस पर राजन टाइप करके रिया के पास दे दिया। रिया ने उस मोबाइल पर अपना नाम पढ़ा और फिर मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। राजन अभी तक एक लफ्ज भी बोला नहीं था, उस वजह से रिया को लगा कि शायद वो बोल नहीं सकता, जिस वजह से उसे काफी बुरा लगा, मगर उसने अपने चेहरे पर वो आने नहीं दिया और काफी देर तक उससे बातें करती रही। राजन भी कपकेक कहते ही उसकी तरफ देखा रहा था और हाँ में नामे सर हिलाकर उसे जवाब दे रहा था। माय लिटिल बनी, तुम्हें अब वापस जाना चाहिए, काफी देर हो गया यहाँ आकर, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें ढूंढ रहे होंगे ना। रिया की बात सुन अद्विक के सामने अधीरो का चेहरा आ गया और वो वापस जाने के लिए खड़ा हो गया। रिया उसे जाते हुए देखकर बोली, रात को मिलते हैं बनी, मैं तुम्हारे लिए और भी कुछ अच्छा सा लेकर आ जाऊंगी, तुम आओगे ना? रिया को नहीं अच्छा लगा रहा था उसका जाना, बस इसी वजह से उसने उसे रात को भी मिलने के लिए बुला लिया और राजन ने पीछे मुड़कर हाँ में सर हिलाया और वापस जाने लगा। रिया भी फिक्र से उसके पीछे आ गई और जब वो कमरे में चला गया तभी वो वहां से चली गई। तब से लेकर अब तक उन्हें देखती हुई शख्स भी मुस्कुराए और वापस अंदर चली गई। आगे 2-4 दिन उन्होंने हर एक तरह से राजन और रिया के मिलने के लिए रास्ता क्लियर किया। उन्हें जो भी करना था वो अधीरो के पीठ पीछे करना था। वो जानती थी अगर अधीरो को राजन किसी लड़की से मिलता है ये पता चला तो वो जरूर नाराज होगा और फिर यहाँ से चला जाएगा, और वो कामयाब भी हो गए। पिछले 3-4 दिनों में रिया और राजन दोनों को एक दूसरे की आदत हो गई थी, वो काफी कंफर्टेबल हो गए थे एक दूसरे के साथ। मगर उनसे अलग अधीरो परेशान जरूर था। पहले तो उसका काम बहुत पीछे छूट रहा था, वो जितना हो सके उतना काम ऑनलाइन मीटिंग्स अटेंड कर रहा था, मगर फिर भी बहुत से डॉक्यूमेंट्स जो उसके साइन के बिना आगे नहीं बढ़ सकते थे वो वैसे ही पेंडिंग थे, और बाकी काम भी। उसे लगा था कि राजन 1 या 2 दिन में ही यहाँ रहकर उब जाएगा और वापस जाने की जिद करेगा, लेकिन राजन ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो यहाँ से जाने की कोई भी जिद नहीं कर रहा था। इनफैक्ट जो 1 या 2 दिन में उसका गुस्सा सब पर फूटना था या फिर कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ वो करता था, वो उसने बिल्कुल भी नहीं की थी। अधीरो ने गहरी सांस ली और खुद को समझाते हुए बोला, बस 2 दिन और, आज की हल्दी और कल की शादी हो जाए, उसके बाद हम यहाँ नहीं रुकेंगे और वापस चले जाएंगे। योजक चिन्ह। उमा जी किचन में कुछ काम से आई थी और वहां अद्रिका को देखकर उन्हें हैरानी हुई। वो प्यार से उससे बोली, आदू बेटा आप यहाँ क्या आकार रही थी? कुछ चाहिए था तो हमें बता देती, हम ले आते आपके लिए।
उमा जी की बात सुन रिया ने मुस्कुराकर उनके तरफ देखा और बोली, कोई बात नहीं मासा, और इसे टेस्ट कीजिए कैसे बने हैं। रिया ने पैनकेक का एक बाइट उठाकर उमा जी के मुंह में डाल दिया। उन्होंने उस बाइट को खाया और बोली, बहुत अच्छा है, हमारी आदू जितनी अच्छी दिखती है ना, उससे कई गुना ज्यादा अच्छी कुक है, बहुत ही स्वादिष्ट है, उमा जी ने तारीफ करते ही कहा। रिया मुस्कुरा दी। उसने जल्दी से एक दो पैनकेक और बनाए और एक प्लेट में उस पर हनी और चॉकलेट सिर्फ डालकर उमा जी के पास प्लेट देकर बोली, ये आप और बापूसा खा लो, देखो आके पीछे वो भी यहाँ आ गए। रिया ने किचन के दरवाजे के खड़े उसके बापूसा को देख कर कहा और मुस्कुराते ही जल्दी से टिफिन में कुछ पैनकेक भर दिए और दूसरे टिफिन में कुछ स्ट्रॉबेरी और ब्लैकबेरीज लेकर उसने चॉकलेट सिर्फ हनी के छोटे छोटे पाउच लिए और 2 प्लेट्स ले लो वहां से जाने लग गई। हम जा रहे हैं, आप खा लेना और बाद में से हमारी तारीफ करना ना भूलना, हाँ बाय बाय। रिया तेजी वह से निकल भी गई और उन दोनों ने न में सर हिला दिया। ये लड़की भी ना, आप कुछ नहीं कहेंगे क्या उसे? उमा जी ने शिकायत करते हुए महेश जी के तरफ देखा। वो बस फिकी सी हंसी हंस दिए। उन्होंने पैनकेक का एक बाइट उठाया और उसे खाकर बोले, इस गुण में भी वो आप पर ही गई है बिन्नी सा, आपके तरह ही स्वादिष्ट खाना बनाती है वो। महेश जी की बात टालना उमा जी को समझ आ गया, मगर उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा और वो स्वाद लेते ही पैनकेक खाने लग गई। योजक चिन्ह, छोटे बदमाश, मैंने मना किया था न यहाँ अकेले आने को, लेकिन नहीं, आपको मेरी बात सुननी ही नहीं है बनी, ये बात अच्छी नहीं है, हाँ ऐसे अकेले इधर मत आया करो। प्रिया ने उसे घुर कर देखा। मफर राजन का ध्यान उस तरह था ही कहा, वो तो उसके हाथ में लाए ये टिफिन को देख रहा था। अब हर रोज रिया आते वक्त उसके लिए कुछ ना कुछ लेकर आती थी और वो भी इतना टेस्टी होता कि राजन को फिर बाकी दूसरा स्पेशली और बॉइल्ड फूड और ओट्स खाया ही नहीं जाता था। रिया ने मुंह बनाया और बोली, हाँ दे रही हूँ, सब्र करो जरा। रिया ने एक और बैठते ही कहा और स्ट्रॉबेरी पर चॉकलेट सिपर डालकर राजन एक मुंह में रख दिया। उसके उतना खाकर होने तक उसने एक प्लेट में पैनकेक पर अच्छे से चॉकलेट सिरप और थोड़ा हनी डाल दिया और कुछ बेरीज और स्ट्रॉबेरी के कट्स डालकर डेकोरेट करके राजने के सामने रख दी। राजन ने एक बार उस प्लेट को और फिर रिया को देखा और बिना कुछ कहे उसके आगे अपना मुंह खोलकर बैठ गया। उसे फिर एक बार रिया के हाथ से खाना खाना था। जितने प्यार से अपनेपन से वो उसे खिलाती थी ना, उतना पानापन तो उसे आज तक कभी महसूस नहीं हुआ था। रिया ने उसकी एक्शन को देखा और ना में सर हिलाते हुए उसे अपने हाथों से खिलाने लग गई। राजन भी बड़े चाव से उसे खा रहा था। थोड़ी देर बैठकर बातें करने के बाद सिर्फ रिया बातें कर रही थी, राजन सिर्फ उसे सुनने का काम कर रहा था। वो दोनों वहां से चले गए। शिट, मैं टिफिन वही भूल गई। रिया ने उसे गैलरी के नीचे छोड़ा और फिर वो वापस वहां गई। उसने अपना टिफिन लिया और तभी उसकी नजरें राजन के टैब पर गई और रिया जरा परेशान ही हो गई। राजन को जो भी बोलना होता था वो टैब में लिख कर ही सबको दिखता था। इसी वजह से रिया को उसकी फिक्र हुई और वो उसे टैब को लेकर उसके कमरे में जाने को हुई, इस बात से अनजान की उसका ये फैसला उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रखने वाला है। योजक चिन्ह, अधिरोह शावर के नीचे खड़े रहकर अपने आप को कंट्रोल करने लगा हुआ था। उसे काफी बेचैनी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका बदन जल रहा हो। उसे समझते देर नहीं लगी कि उसे किसी ने ड्रग्स दिया है। उसके अंदर तैयार हो रही गर्मी उसके बर्दाश्त के हद से बाहर थी। उसने इस बारे में अर्नव और अर्जुन को बताया और अर्नव को दादी सा हुकुम के कमरे में ले जाने को कहकर अर्जुन से एंटीडोट मंगवाने के लिए अर्जुन को भेज दिया। उसकी सिक्योरिटी टीम इतनी एक्टिव थी कि उन्होंने कुछ ही मिनट्स में जिसने अधिरोह को ड्रग्स दिया था उसको पकड़ लिया था और ड्रग की जांच कर उसका एंटीडोट भी मंगवा लिया था, जिसे आने में कम से कम आधा घंटा तो लगना ही था। उतने वक्त में अधिरोह उसके कमरे में आ गया और इस बारे में सोचने लग गया कि उसके साथ ऐसा करने की जरूरत किसने की है। अपने कमरे में शावर के नीचे खड़े उसके कानों से घुंघरू की आवाज सुनाई दी और उसे बहुत गुस्सा आ गया। ठंडे पानी की वजह से उसके अंदर की गर्माहट थोड़ी कम हो गई थी। उसने जल्दी से अपने कमर पर टॉवल लपेटा और बाहर आ गया। बाहर आते ही उसकी नजरें उसके तरफ पीट करके खड़े हुए लड़की पर गई। राजस्थानी लहंगा चोली और एक साइड लेकर नीचे छोड़ी हुई ओढ़नी, खुली गोरी कमर से नीचे तक लटकती हुई बालों की वो लंबी चोटी और वो खुली गोरी पीठ, जिसे देखकर ही अधिरोह के अंदर शांत हुई आग फिर से भगने लग गई। उसका गला बुरी तरह से सूख गया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने आप पर कंट्रोल करने लग गया। अद्रिका का ध्यान उस तरफ गया ही नहीं था। वो तो राजन को ही ढूंढ रही थी। तभी उसे एक इम्पोर्टेंट मैसेज आया था और फिर रिया फोन में दान देते ही उस मैसेज का रिप्लाई करने लग गई। उसने रिप्लाई करके फोन एक साइड रख दिया और राजन को आवाज देते हुए प्यार से बोली, हनी वेयर आर यू, कम आउट बेबी। रिया अद्विक को उसके नाम बजाय हनी, बनी, स्वीट हार्ट या फिर बेबी कहकर पुकारती थी। उसने हर दिन एक नया नाम दिया था उसे और अब उसी नाम से वो उसे आवाज दे रही थी। मगर उसके पीछे खड़ा अधिरोह उसे लगा कि उसके सामने खड़ी हुई लड़की ने ही उसे ड्रग्स दिया है और अब ये इस तरह से हनी बेबी कहकर वो उसे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही है और उसे बाहर उसके करीब आने के लिए बोल रही है। बहुत गुस्सा आया अधिरोह को और ऊपर से रिया की दिखती वो गोरी पीठ उसे फिर से बेचैन करने लग गई। अपने बेचैनी को दूर कर वो रिया को कमरे से बाहर निकालने के लिए उसके करीब आया और ठीक उसी से रिया पीछे मुड़ गई।
अपने सामने खड़े अनसिर्फ टॉवल में खड़े किसी आदमी को देखकर रिया की आंखें बड़ी हो गई और वो उसके ही ना समझा अधिरोह को घूरने लग गई। अधिरोह देखी वैसा रहा था, उसकी वो हाइट, गोरा कसा हुआ बदन और उसके वो परफेक्ट कट्स एंड वो एब्स, उफफ कितना हॉट दिख रहा था वो, और ऊपर से उसके बिखरे हुए गिले बाल जिसमें से पानी टपकते हुए उसके सीने को एब्स को छूकर नीचे जा रहा था। उन बूंदों को देखकर रिया ने अपनी तक गटक ली। अधिरोह का हाल भी कुछ वैसा ही था। अपने सामने खड़ी उस इंतहा से भी ज्यादा खूबसूरत लड़की को देखकर उसकी बॉडी में और भी एक्साइटमेंट बढ़ने लग गई थी। रिया के बेदाग गोर चेहरे पर बालों की लटें बेतरीके से खेल रही थी, और फिर उसकी हैरानी से बड़ी हुई वो नशीली नीली आंखें जैसे कि कोई कीमती रतन हो, उन पर की वो कमानदार भुवई और वो घनी पलके, ऊंची लंबी नाक और उनके नीचे के वो रसीले लाल ओठ। उसे देखकर तो अधिरोह के ओठ थरथराने लग गए और उन्हें उन ओठों को अपने ओठों में समाने की तलब महसूस हुई। अधिरोह ने अपने आप पर काबू करते हुए अपनी नजरें नीचे कर दी और उसके नजरों के सामने रिया की लंबी गर्दन और उनके नीचे के उभार आए, और बस अब तक अपने आप को काबू करते हुए अधिरोह के सारे पेशेंस जवाब दे गए। वो किसी शेर के तरह ही अपने शिकार पर झपटा और 2 कदमों में ही उनके बीच का डिस्टेंस खत्म कर उसने अपने हाथों के पंजों से रिया को पतली गोरी कमर जोर से पकड़ ली और उतने ही जोर से उसे अपने सीने से लगा लिया। अब आगे क्या हुआ जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक कमेंट करना ना भूलिए और हाँ, मेरी स्टोरी शेयर भी जरूर कीजिए। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। एपिसोड 8 इल्जाम। मगर उसके पीछे खड़ा अधिरोह उसे लगा कि उसके सामने खड़ी हुई लड़की ने ही उसे ड्रग्स दिया है और अब ये इस तरह से हनी बेबी कहकर वो उसे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही है और उसे बाहर उसके करीब आने के लिए बोल रही है। बहुत गुस्सा आया अधिरोह को, और ऊपर से रिया की दिखती वो गोरी पीठ उसे फिर से बेचैन करने लग गई। अपने बेचैनी को दूर कर वो रिया को कमरे से बाहर निकालने के लिए उसके करीब आया और ठीक उसी से रिया पीछे मुड़ गई। अपने सामने खड़े अनसिर्फ टॉवल में खड़े किसी आदमी को देखकर रिया की आंखें बड़ी हो गई और वो उसके ही ना समझा अधिरोह को घूरने लग गई। अधिरोह देखी वैसा रहा था, उसकी वो हाइट, गोरा कसा हुआ बदन और उसके वो परफेक्ट कट्स एंड वो एब्स, उफफ कितना हॉट दिख रहा था वो, और ऊपर से उसके बिखरे हुए गिले बाल जिसमें से पानी टपकते हुए उसके सीने को एब्स को छूकर नीचे जा रहा था। उन बूंदों को देखकर रिया ने अपनी थूक गटक ली। अधिरोह का हाल भी कुछ वैसा ही था। अपने सामने खड़ी उस इंतहा से भी ज्यादा खूबसूरत लड़की को देखकर उसकी बॉडी में और भी एक्साइटमेंट बढ़ने लग गई थी। रिया के बेदाग गोर चेहरे पर बालों की लटें बेतरीके से खेल रही थी, और फिर उसकी हैरानी से बड़ी हुई वो नशीली नीली आंखें जैसे कि कोई कीमती रतन हो, उन पर की वो कमानदार भुवई और वो घनी पलके, ऊंची लंबी नाक और उनके नीचे के वो रसीले लाल ओठ। उसे देखकर तो अधिरोह के ओठ थरथराने लग गए और उन्हें उन ओठों को अपने ओठों में समाने की तलब महसूस हुई। अधिरोह ने अपने आप पर काबू करते हुए अपनी नजरें नीचे कर दी और उसके नजरों के सामने रिया की लंबी गर्दन और उनके नीचे के उभार आए, और बस अब तक अपने आप को काबू करते हुए अधिरोह के सारे पेशेंस जवाब दे गए। वो किसी शेर के तरह ही अपने शिकार पर झपटा और 2 कदमों में ही उनके बीच का डिस्टेंस खत्म कर उसने अपने हाथों के पंजों से रिया को पतली गोरी कमर जोर से पकड़ ली और उतने ही जोर से उसे अपने सीने से लगा लिया। उसके इस तरह छूने से, इस तरह करीब आने से रिया सिहर गई और थोड़ा डर भी गई। उसने किसी तरह से अपने हाथ उन दोनों के बीच लाए और अधिरोह को धकेलते हुए ही बोली, ये क्या हरकत है, छोड़िए हमें। रिया उसे धकेलने की कोशिश कर रही थी, मगर उसके उन मुलायम हाथों की अपने सीने पर होती चुभन से अधिरोह और बेकाबू हो गया और उसने और कास कर रिया के कमर को पाने तरफ खींचा और अगले ही पल अपने ओठों से उसके गले को छू लिया। ये सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ था कि रिया को कुछ समझ ही नहीं आया। वैसे भी अधिरोह की पकड़ में इतना जोर था कि रिया हिल भी नहीं पा रही थी और उसके दोनों हाथ भी उन दोनों के बीच अटक गए थे। हैरान थी वो काफी, ये इस तरह किसी की करीबी से, और उस सामने वाले शख्स के वो ठंडे ओठ जो कि उसके गले पर फिर रहे थे, एक अलग सी एक्साइटमेंट रिया के अंदर पैदा कर गए। ना चाहते हुए भी रिया को वो चुभन पिघलने पर मजबूर कर गई। उसे ऐसे किसी ने पहली बार छुआ था, बीएस उसी वजह से वो थोड़ा सा बहक गई थी। वही अधिरोह का हल भी कुछ वैसा ही था। भले ही वो पहले गुस्से में उसके करीब आया हो, मगर अपने ओठों को महसूस होती वो मखमली चुभन और रिया की वो लुभावनी खुशबू उसके गुस्से को कब का खत्म कर चुका था और एक अजीब सा नशा उसे चढ़ा चुका था। अधिरोह का नशा रिया की खुशबू से और भी बढ़ गया और वो अब रिया के गले पर किस के साथ साथ बाइट भी करने लग गया था। उस तेज चुभन से रिया होश में आए और उसने अपना पूरा जोर लगाकर उसे दूर धकेला और उससे छुटकर वह से भागने लग गई। तभी रिया के हाथों की स्लीव्स अधिरोह में हाथ में आ गई और उसके कपड़े फट गए। रिया तो इतना डर गई उस वजह से कि उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधे बेड पर गिर गई। अधिरोह का गुस्सा उससे दूर जाने की वजह से फिर से बढ़ चुका था। उसे दिए हुए ड्रग्स से वो पहले ही अपने फिजिकल डिजायर्स को पूरा करने के लिए तड़प रहा था। ऊपर से उसके सामने खड़ी उस लड़की से आती वो खुशबू, उसकी वो खूबसूरती, उफफ, पागल हो गया था वो। उसके सर पर नशा पूरी तरह से हावी था और रिया उससे बचने की कोशिश कर रही थी, उससे दूर जा रही थी। बेहद गुस्सा आया अधिरोह को और रिया के उठने से पहले ही वो उसके ऊपर आ गया और अपना पूरा बॉडी वेट उसके ऊपर डालकर उसके आंखों में देखते हुए बेहद सर्द आवाज में बोला, थारे अंदर ही बहुत गर्मी से ना छोड़ी, इसी वास्ते महारे को तूने वो ड्रग्स दिए, फिर अब क्यों दूर जा रही से, बहुत गर्मी है ना तुम में, देना आओ मेरे पास, तुम्हारी सारी गर्मी उतार देता हूँ। अधिरोह ने नफरत से कहा और उसके गर्दन
गले की तरफ नजर डाली, नीचे गिरने की वजह से रिया का दुपट्टा उसके सीने पर से हट चुका था। अधिरोह की नजर नीचे दिखते उसके क्लीवेज पर गई और फिर उसके सीने को देखकर वो फिर से बहुत बेचैन हो गया। उसने अपने ओठ वहां रख दिए और रिया जोर से चिकी, प्लीज नो, ये क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे। रिया उससे बचने के लिए झटपटाने लग गई, जिससे अधिरोह का थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ा और उसी वक्त रिया ने उसे अपने ऊपर से दूर धकेल कर वहां से उठ खड़ी हुई और भागने लग गई। अधिरोह के नीचे उसका दुपट्टा आया हुआ था, इस वजह से वो थोड़ी सी दूर गई ही नहीं थी कि तब तक अधिरोह ने उसके दुपट्टे को खींचकर उसे अपने और खींच लिया और उसे अपनी गोद में बिठाकर रफली उसके पीठ पर किस करने लग गया। नहीं करना चाहता था वो ऐसा, इसी वजह से तो वो ठंडे पानी के शावर के नीचे अपने आप खड़ा कर वो अपने जज्बातों पर काबू करने की कोशिश कर रहा था, मगर रिया को वो खूबसूरती और वो नशे से भरी खुशबू नहीं रोक पा रहा था वो अपने आप को, और इसी वजह से उसे अपने आप पर और रिया पर उतना ही गुस्सा आ रहा था जो अभी उसके गर्दन पर पीठ पर निकल रहा था। अधिरोह के दांत के निशान रिया के पीठ पर उठ रहे थे और उसकी वो गोरी स्किन लाल होती जा रही थी। रिया झटपटा रही थी, उससे बचने की कोशिश कर रही थी, मगर नहीं, अधिरोह के ताकत के आगे आज उसकी ताकत बहुत कम हो गई थी। वो इतना ज्यादा डर गई थी कि उससे ठीक से अपने आप को छुड़ाया भी नहीं जा रहा था। ये क्या हो रहा है यहाँ? दादा सा हुकुम। अधिरोह के दादा सा की आई सख्त आवाज और पल भर में ही अधिरोह होश में आ गया, और उस हाल में भी उसने सबसे पहले रिया को और अपने आप को ब्लैंकेट से कवर कर दिया। दादा सा हुकुम में साथ साथ रिया के बापू सा और उसके दोनों काका सा भी थे, साथ ही में अधिरोह के बाबा सा और काका सा थे। अपनी बेटी को इस हाल में देखकर महेश जी को समझ ही नहीं आया कि वो क्या रिएक्ट करे। उन सब ने अपनी पानी आंखें झुका ली और उन दोनों के तरफ पीट करके खड़े हो गए। अधिरोह ने फिर अपने गुस्से को काबू करते हुए जल्दी से अपनी पेंट पहन ली, मगर अब ड्रग्स का नशा उस पर इतना हावी हो रहा था कि उसकी बॉडी पर जगह जगह लाल रैशेज उठने लग गए थे। प्रिया ने भी पानी ओढ़नी किसी तरह से पाने इर्द गिर्द लपेट ली और रोते हुए ही उसके बापूसा के तरफ देखने लग गई। अर्जुन तब तक एंटीडोट लेकर आ गया था और वो सीधा अंदर आया और उसने अधिरोह के हाथ में इंजेक्शन इंजेक्ट कर लिया। दादा सा और वहां आए हुए बाकी सबको ये बात पता थी कि अधिरोह को लव ड्रग्स दिया गया है, और ये जिसने भी दिया है वो उसके साथ इंटीमेट होकर उसके साथ रिलेशन बनाना चाहती है ताकि उस वजह से उसे ब्लैकमेल कर उसके साथ शादी कर सके, और वो बस उसी वजह से वहां आए थे। शर्टलेस बैठा हुआ अधिरोह लंबी लंबी सांसें लेकर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, और साथ ही में उतने ही गुस्से से रिया को घूर रहा था। बाकी सबकी गुस्से भरी नजरें भी रिया पर थी, सिवाय महेश जी के। उन्हें यकीन था उनकी आदू ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, मगर फिलहाल सारे सबूत उसके खिलाफ थे। अगर उसका राणा सा को ड्रग्स देने से कोई संबंध नहीं था तो वो इस वक्त यहाँ क्या कर रही थी? यही सवाल उन्हें परेशान किए जा रहा था, और तभी एक जोरदार चाटे के आवाज सुनकर उन्होंने उस ओर देखा तो पाया कि रिया अपने गल को हाथ लगाए हुए नीचे जमीन पर गिरी हुई है। रिया के काकासा ने उसे ये चाटा मारा था, और वो भी इतने जोर से मारा था कि रिया का गाल बुरी तरह से लाल हो गया और उसके गालों पर उनके उंगलियों की निशान छप गए। साथ ही में रिया के ओठों से खून भी आने लगा था। रिया ने एक गुस्से भरी नजर उन पर डाली और फिर से लाचारगी से अपने बापूसा को देखने लग गई। वो अपनी नजरों से ही बोल रही थी कि वो बेगुनाह है, और यहाँ जो कुछ भी हो रहा था उसे उस बारे में कुछ भी नहीं पता। अधिरोह भी हैरान हुआ था उस चाटे की आवाज सुनकर, मगर उसके सामने की लड़की यही डिजर्व करती है ये सोचकर वो चुप रहा। मैं ना कहता था भाई सा, ये छोरी पूरी तरीके से हाथ से निकल चुकी है, बेशर्म हो चुकी है ये पूरी तरह। पहले अपने बड़ी बहन के लिए आए हुए रिश्ते पर डोरे डाले, फिर अपनी बाकी बहनों के लिए अभिशाप बन गई, तो अब राणा सा हुकुम के पीछे पड़ी है, उन पर डोरे डाल रही है और उनके करीब आने के लिए ये इतना घटिया खेल खेले रही है। रिया के काकासा को भी उस पर पहले से ही गुस्सा ही था। उनकी लाडली बेटी हमेशा कोई ना कोई इल्जाम रिया पर लगाए ही रहती थी और उसके खिलाफ कान भरती ही रहती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बाकी सब भी तो वही करते थे। सो बिना सच्चाई जो जाने उन्होंने हमेशा अपने बाकी बच्चों पर भरोसा किया और रिया को गलत ठहरा दिया, और आज जब उस बात का बदला निकालने का मौका उन्हें मिल रहा था तो वो कहाँ पीछे रहने वाले थे। जा जाने कौन कौन से कितने घटिया इल्जाम उस पर लगाए गए और उसके पाक दामन को नापाक कर दिया। उसके खिलाफ सुनाई देते हर एक लफ्ज अधिरोह के गुस्से को बढ़ा रहा था, और उसके नजरों में रिया की इमेज एक कैरेक्टरलेस लड़की की बनती जा रही थी। वही उन सब इल्जामों को सुनते हुए रिया उम्मीद भरे नजरों से अपने बापूसा को देख रही थी, इस उम्मीद के साथ कि वो अब उसके लिए आवाज उठाएंगे और कुछ कहेंगे। मगर महेश जी ने इस बार उससे अपनी नजरें फेर दी और रिया ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। अधिरोह के दादा सा गुस्से से बोले, छोरी अब हमें बताओ कि तुमने ये सब क्यों किया? तन्ने थारी नहीं, लेकिन कम से कम थारे परिवार के इज्जत की या फिर थारे बड़े बहन के शादी की तो चिंता करनी चाहिए थी। कम से कम ये तो सोचना चाहिए था कि थारी ये हरकत थारे बड़ी बहन का रिश्ता तोड़ सकता है। क्यों किया तुमने ऐसा नीच काम करते हुए तुम्हें शर्म नहीं है? दादा सा हुकुम ने गुस्से से ही सवाल किया, और अब की बार अद्रिका ने अपनी झुकी हुई नजरें उठा ली और उनकी नजरों से नजरें मिलाकर बोली, हमने कुछ भी नहीं किया है। ये जो सरे इल्जामत हम पर लगाए गए हैं ना, ये सब झूठे हैं। रिया की वो नीली आंखें जो कि रोने से और उससे भी ज्यादा गुस्से से लाल हो चुकी थी, और उनने उसकी सच्चाई साफ साफ बयान हो रही थी। उसके आंखों में दिखता आत्मविश्वास, वो निडरता कहीं ना कहीं उसकी सच्चाई को बयां कर रहा था।
तभी उसके दूसरे काका साहब बोले, हाँ एक तुम ही सही और बाकी हम सब झूठ है ना। और अगर तुम इतनी ही सच्ची हो तो तुम यहाँ राणा सा हुकुम के कमरे में क्या कर रही थी, क्यों आई यहाँ पर? उसके काका सा ने सवाल किया और दादा सा हुकुम ने उसके तरफ देखा। वो उसके कहने का इंतजार कर रहे थे, पता नहीं क्यों ग्रेटर देन, मगर उन्हें रिया के बातों पर यकीन करने का दिल कर रहा था। अद्विका तुरंत बोली, मैं बनी से मिलने आई थी, वो अपना टैब मेरे पास ही भूल गया था, बस वही उसे लौटना था, रिया ने कहा और सबकी नजरों में सवाल छा गया कि ये बनी कौन है। उसके काका सा बोले कि कह रही से तू छोरी, और ये बनी कौन है? फिर एक बार झूठ है ना, वैसे भी झूठ बोलने में तो तू माहिर है, पता नहीं पाई के नाम से कहाँ फिरती रहती थी, आवारागर्दी करती रहती थी, और पूछने पर यही बताती थी कि तू कॉलेज में है। हम सब ये बात जानते थे कि तू कॉलेज के नाम से कहीं बाहर घूमती रहती है, लेकिन पहले किसी ने तुझसे कुछ नहीं कहा और फिर तेरी ये झूठ बोलने की आदत और बढ़ गई। उसके काका सा बहुत ही गुस्सा गए थे और उस पर फिर से हाथ उठाने ही वाले थे कि उनके करीब एक फ्लावर वास आकर टूट गया। वो डर से एक कदम पीछे ही हो गए और उतनी देर में झट से नन्हे कुंवर भागकर अंदर आ गए। राजन जब अद्विका के पास से आया था तभी दादी सा हुकुम उसे अपने साथ ले गई थी। अरु फिर यहाँ हो रहे तमाशे की आवाज को सुनकर उन्होंने उसे यहाँ आने के लिए मन कर दिया, मगर जब राजन ने रिया की आवाज सुनी तब वो बिना पल गवाए ही यहाँ आ गया और किसी आदमी को यूं उसके फ्रेंड पर हाथ उठाता हुआ देखेकर गुस्से में राजन ने पास में का ही फ्लावर वास उठाकर उन पर फेंक दिया और सीधा आकार रिया के गले लग गया। राजन को यहाँ आया हुआ देखकर ही सब हैरान हुए थे और फिर उसका रिया को गले लगाना, उनकी हैरानी और भी बढ़ गई। अद्विक सिवाय अधिरोह के किसी और को अपने आप को छूने नहीं देता था और न ही किसी के करीब जाता था, मगर अब वही राजन उनके नन्हे कुंवर सामने बैठी हुई लड़की को गले लगा रहा था। राजन अहिरोह की गुस्से भरी आवाज उसके कानों से टकरा गई। अभी अभी जो भी इल्जाम अद्विका पर लगे थे उस वजह से उसके दिल में रिया की इमेज बहुत ही बुरी बन गई थी और अब अद्विका का उसे गले लगाना उसे और नफरत होने लगी रिया से। उसने सर्द लहजे में ही राजन को आवाज दी और राजन रिया से और भी लिपट गया। दादी सा हुकुम भी वहां आ गई थी और रिया को अपने सामने ये ऐसे हालत में देखकर उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी एपिसोड 9। आप अभी के अभी रिया से शादी करेंगे। राजन जब अद्विका के पास से आया था तभी दादी सा हुकुम उसे अपने साथ ले गई थी और फिर यहाँ हो रहे तमाशे की आवाज को सुनकर उन्होंने उसे यहाँ आने के लिए मना कर दिया, मगर जब राजन ने रिया की आवाज सुनी तब वो बिना पल गवाए ही यहाँ आ गया और किसी आदमी को यूं उसके फ्रेंड पर हाथ उठाता हुआ देखकर गुस्से में राजन ने पास में का ही फ्लावर वास उठाकर उन पर फेंक दिया और सीधा आकार रिया के गले लग गया। राजन को यहाँ आया हुआ देखकर ही सब हैरान हुए थे और फिर उसका रिया को गले लगाना, उनकी हैरानी और भी बढ़ गई। अद्विक सिवाय अधिरोह के किसी और को अपने आप को छूने नहीं देता था और न ही किसी के करीब जाता था, मगर अब वही राजन उनके नन्हे कुंवर सामने बैठी हुई लड़की को गले लगा रहा था। राजन अहिरोह की गुस्से भरी आवाज उसके कानों से टकरा गई। अभी अभी जो भी इल्जाम अद्विका पर लगे थे उस वजह से उसके दिल में रिया की इमेज बहुत ही बुरी बन गई थी और अब अद्विका का उसे गले लगाना उसे और नफरत होने लगी रिया से। उसने सर्द लहजे में ही राजन को आवाज दी और राजन रिया से और भी लिपट गया। दादी सा हुकुम भी वहां आ गई थी और रिया को अपने सामने ये ऐसे हालत में देखकर उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अपनी आवाज में सख्ती लाते ही वो गुस्से से बोली, क्या हो रहा है यहाँ, कोई हमें बताएगा? दादी सा हुकुम ने कहा और सीधा आकार रिया के पास बैठ गई। रिया का लाल हुआ गाल, उसके गले पर के दांतों के लाल निशान देख वो थोड़ डर ही गई थी। वहीं उनकी नजरें रिया के फटे हुए कपड़े पर गई। राजन अचानक से रिया के गले लग गया था, जिस वजह से उसके ऊपर से ब्लैंकेट जरा सा हट गया था। दादी सा हुकुम ने जल्दी से ब्लैंकेट सीधा किया और सबके तरफ गुस्से भरी नजरों से देखने लग गई। अर्जुन, यहाँ क्या हुआ है? दादी सा हुकुम ने सबको एक नजर देखा और अर्जुन से सवाल किया। अर्जुन जल्दी से आगे आया और अपना सर झुकाते ही बोला, दादी सा हुकुम, वो इस लड़की ने राणा सा को ड्रग्स दिए हैं और उनके कमरे में यहाँ उनके साथ। अर्जुन से आगे कुछ बोला नहीं गया और दादी सा हुकुम को भी समझ आया कि वो क्या कहना चाह रहा है। उन्होंने एक नजर रिया के तरफ देखा और वो जल्दी से बोली, नहीं दादी सा हुकुम, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हम यहाँ बनी से मिलने आए थे, ये उनका टैब। रिया टैब कहाँ गिर गया उसे ढूंढने लग गई और तब तक अधिरोह गुस्से से गरजा, झूठ मत बोलो लड़की, और कौन बनी है यहाँ? अधिरोह का सवाल सुन रिया डर ही गई। अधिरोह के लफ्जों में का गुस्सा वो नफरत जिसे महसूस कर रिया कांप उठी। उसने जल्दी से राजन के तरफ इशारा किया और बोली, ये बनी बताओ इन्हें कि हम एक दूसरे को जानते हैं और तुम अभी मिले थे मुझसे और तुम्हारा टैब मेरे पास ही रह गया था। कभी भी किसी भी सिचुएशन से ना घबराने वाली रिया आज घबरा रही थी और क्यों ना घबराती। सवाल अब उसके इज्जत पर था, उसके बापूसा की इज्जत का था, जो कहीं ना कहीं उसके वजह से खराब हो रही थी। बस इसी वजह से उसे डर लग रहा था। उसके इतना कहते ही सबकी नजरें राजन पर गई, जो फिलहाल रिया को प्यार से देख रहा था। अधिरोह ने फिर एक बार
उसे आवाज दी और राजन ने अपनी गुस्से भरी नजर सब पर डाल दी, अधिरोह पर भी, और उसकी उस नजर को देख अधिरोह समझ गया कि वो उस लड़की को पहले से जानता है और उसके दिल में रिया के लिए नफरत और बढ़ गई। उसे लगा कि रिया ने अपनी मीठी बातों से राजन को फंसा दिया है और अब उसे ड्रग्स देकर वो उसके करीब आने की कोशिश कर रही है। उसका गुस्सा और भी बढ़ गया और लभर के अंदर ही वहां पर के सब डर से कानों उठे। अधिरोह का ऑरा इतना खतरनाक था कि वहां मौजूद सभी डरने लग गए। दादी सा हुकुम ने उसके तरफ इग्नोर किया और बोली, रिया के साथ ये ऐसी हालत किसने की है? और हाँ अधिरोह, अगर इनकी इस हालत के पीछे जिम्मेदार आप है तो आप अभी के अभी इनसे शादी करेंगे और इनकी इज्जत जो आपके वजह से यूं सरेआम नीलाम हुई है उसे ठीक करेंगे, दादी सा हुकुम ने कहा और सब उनके तरफ हैरानी से देखने लग गए। अधिरोह अपने दांत पिसते हुए बोला, इनकी हालत इनके वजह से ही हुई है दादी सा हुकुम, अगर ये हमें ड्रग्स नहीं देती तो हम ये सब नहीं करते। अधिरोह ने अपनी आंखें कसकर बंद कर दी। ड्रग्स लेने के बावजूद भी उसने अपने आप पर काफी संयम रखा हुआ था, मगर आरिका को देखकर ही उसका पूरा कंट्रोल छूट गया और उसने उसके साथ वैसी हरकत कर दी। दादी सा हुकुम उसके सामने आए और उसके आंखें से आंखें मिलकर बोली, आपको ड्रग्स इन्होंने नहीं दिया है, ये पूरा वक्त राजन के साथ थी और अगर वो राजन के साथ नहीं भी होती तब भी हम यकीन के साथ कह सकते थे कि ऐसे घिनौनी हरकत वो आकर ही नहीं सकती है। हम पिछले 5 दिनों से देख रहे इन्हें और हम इतना तो समझ गए हैं कि रिया बहुत ही अच्छी लड़की है और आपके साथ जो भी हुआ है उसके पीछे इनका कोई भी हाथ नहीं है, दादी सा हुकुम ने कहा और रिया ने एक नजरे उनके तरफ देखा। आज उस पर इल्जाम लगाने एम सबसे आगे उसकी खुद की अपनी फैमिली ही थी, यहाँ तक कि उसके खुद के बापूसा भी चुपचाप खड़े रहकर तमाशा देख रहे थे। और दादी सा हुकुम, वो तो उन्हें जानती भी नहीं थी, फिर भी उस पर इतना यकीन कर रही थी, उसका साथ देने के लिए सबके खिलाफ जा रही थी। रिया के आंखों ने फिर से आंसू आ गए और अगले ही पल उन आंसुओं को राजन ने साफ किया और जोर जोर से अपना सरनामे हिलाते हुए रोने से मना कर दिया। रिया ने उसे गले से लगा लिया और अपनी सिसकियों को काबू करने में लग गई। उसी वक्त अर्नब वहां आ गया और उसने अपने तरफ के टैब में एक वीडियो प्ले किया जिसमें कोई और ही लड़की थी जो अधिरोह को ड्रग्स देने का प्लान कर रही थी और वो उसके कमरे में आने भी वाली थी। उससे पहले अधिरोह के गार्ड्स एक्टिव हो गए और मजबूरन उसे वहां से जाना पड़ गया और रिया बिना वजह की यहां फंस गई। उस वीडियो को देखने के बाद सब ने अपनी नजरें श्रम से झुका ली, लेकिन अधिरोह उसे अभी भी गुस्से से देख रहा था। जिस तरफ राजन उसे संभाल रहा था, उसके आंसू साफ कर रहा था, उसे देखकर अधिरोह को गुस्सा आ रहा था। और भले ही उसने उसे ड्रग्स ना दिए हो, लेकिन जो इल्जाम उसके अपनी फैमिली ने उस पर लगाए थे उस वजह से तो यही साबित होता था कि रिया एक बिगड़ी हुई लालची लड़की है। तभी दादी सा हुकुम के आवाज उसके कानों से टकरा गई, जो पहले दादा सा हुकुम और फिर अर्जुन के तरफ देखकर बोली, हुकुम, राना सा और रिया की शादी आज इसी वक्त होंगी। अर्जुन, हमारे पुश्तैनी शिव मंदिर में इन दोनों के शादी की तैयारी करने बोल दीजिए। हम अगले आधे घंटे में ही यहाँ से निकल रहे हैं और आज ही इन दोनों की शादी हो रही है। दादी सा हुकुम का हुक्म सुन राना सा अधिरोह ने उनके तरफ देखा और दूसरी नजर गुस्से से रिया के तरफ डालकर बोला, ठीक है दादी सा हुकुम, आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। हम इस लड़की से शादी करेंगे, लेकिन हमारी शादी सीक्रेट होंगी। इस कमरे में जितने भी मौजूद है उनके अलावा हमारे शादी के बारे किसी को भी पता चला या फिर बिरादरी में पता चला तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा और हमें बताने की जरूरत नहीं है कि राना सा अधिरोह सिंह राजपूत का हुक्म तोड़ने की क्या सजा होती है। अर्जुन। अधिरोह ने एक गुस्से भरी नजर सब पर डाल दी और अर्जुन को इशारा किया। उसका इशारा देख सब ने अपनी थूक कटक ली। राना सा का हुक्म टालने की सजा क्या होती थी और राना सा की टीम उनके साथ क्या करती थी, ये बात उनमें से किसी से भी छिपी हुई नहीं थी। राना सा को बिरादरी में जितना मान था ना उतना ही उनका खौफ भी था। नन्हे कुंवर, आप हमारे साथ चल रहे हैं, उठिए। अधिरोह ने रिया को बुरी तरीके से इग्नोर किया और राजन को आवाज लगा दी, मगर जवाब में राजन ने उसे गुस्से से घूर कर देखा। वहां की सब की बातें सुनकर वो इतना तो समझ गया था कि रिया के साथ जो भी हुआ है वो सब उनके बाबा सा ने किया है और बीएस उसी वजह से उसे अधिरोह पर बहुत ही गुस्सा आया। आज पहली बार अधिरोह अपने लिए राजन के नजरों में इतनी नफरत इतना गुस्सा देख रहा था और उसे देखकर अधिरोह को बहुत ही गुस्सा आ गया। उसके जिंदगी में सिर्फ राजन ही तो था जिसके लिए वो जी रहा था और अब वही उससे इतनी नफरत कर रहा है, वो भी कुछ दिन पहले मिले हुए इस लड़की के लिए, जिस वजह से अधिरोह के दिल में रिया के लिए नफरत और भी बढ़ गई। दादी सा हुकुम उसके बदले हुए हाव भाव और नजरों में दिखता वो दर्द देखकर बोली, राना सा आप आगे बढ़िए, हम आपकी रानी सा और आपने नन्हे कुंवर को लेकर मंदिर पहुंच जाएंगे। आप भी वहां वक्त से आ जाना और अब आप सब यहाँ से जा सकते हैं। डैड सा हुकुम की बात सुन सब वहां से चले गए और अधिरोह भी राजन को देखते ही वहां से चला गया। दादी सा हुकुम आद्रिके के पास आए और उसके सर पर हाथ फेरा और बस रिया उनसे लिपट कर और रोने लग गई। पहले से ही वो कुछ कम टूटी हुई नहीं थी, बिना किसी वजह की सबकी नफरत सहकर उसका नाजुक दिल पहले ही बहुत घायल हुआ था और अब उसके बापूसा की नजरों में भी उसने कहीं ना कहीं खुद के लिए नफरत देखी थी। भले ही अब उस पर के लगे इल्जाम मिट चुके थे, मगर जो परायापन उसने अपने लिए महेश जी के आंखों में देखा था ना, उससे वो टूट चुकी थी। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी एपिसोड 10। आपको ये शादी करनी ही होगी।
नन्हे कुंवर, आप हमारे साथ चल रहे हैं, उठिए। अधिरोह ने रिया को बुरी तरीके से इग्नोर किया और राजना को आवाज लगा दी, मगर जवाब में राजन ने उसे गुस्से से घूर कर देखा। वहां की सबकी बातें सुनकर वो इतना तो समझ गया था कि रिया के साथ जो भी हुआ है वो सब उनके बाबासा ने किया है और बीएस उसी वजह से उसे अधिरोह पर बहुत ही गुस्सा आया। आज पहली बार अधिरोह अपने लिए राजन के नजरों में इतनी नफरत, इतना गुस्सा देख रहा था और उसे देखकर अधिरोह को बहुत ही गुस्सा आ गया। उसकी जिंदगी में सिर्फ राजन ही तो था जिसके लिए वो जी रहा था और अब वही उससे इतनी नफरत कर रहा है, वो भी कुछ दिन पहले मिले हुए इस लड़की के लिए, जिस वजह से अधिरोह के दिल में रिया के लिए नफरत और भी बढ़ गई। दादी सा हुकुम उसके बदले हुए हाव भाव और नजरों में दिखता वो दर्द देखकर बोली, राणा सा आप आगे बढ़िए, हम आपकी रानी सा और आपके नन्हे कुंवर को लेकर मंदिर पहुंच जाएंगे, आप भी वहां वक्त से आ जाना और अब आप सब यहां से जा सकते हैं। दादी सा हुकुम की बात सुन सब वहां से चले गए और अधिरोह भी राजन को देखते हुए ही वहां से चला गया। दादी सा हुकुम रिया के पास आए और उसके सर पर हाथ फेरा और बस रिया उनसे लिपटकर और रोने लग गई। पहले से ही वो कुछ कम टूटी हुई नहीं थी, बिना किसी वजह की सबकी नफरत सहकर उसका नाजुक दिल पहले ही बहुत घायल हुआ था और अब उसके बापूसा की नजरों में भी उसने कहीं ना कहीं खुद के लिए नफरत देखी थी। भले ही अब उस पर के लगे इल्जाम मिट चुके थे, मगर जो परायापन उसने अपने लिए महेश जी के आंखों में देखा था ना, उससे वो टूट चुकी थी। हर बार में ही क्यों दादी सा, मैं ही क्यों? रिया ने रोते हुए सवाल किया। वो सवाल को कई बार उसके दिमाग में आया था, मगर उसने उस सवाल को अपने लबों तक आने की कभी भी इजाजत नहीं दी थी। उसकी बहनें, उसकी अपनी फैमिली उससे नफरत करती थी, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। हर बार उसे कुछ ना कुछ कहा जाता था, जस्ट बिकॉज वो सब नहीं चाहते थे कि वो यहाँ रहे, इसी वजह से उसे यहाँ से जाना पड़ा। उस दिल नहीं था फिर भी, उसके बावजूद भी उसने कभी ये सवाल नहीं किया था कि मैं ही क्यों। लेकिन आज उसके साथ हुआ वो हादसा, सबके आंखों में, स्पेशली उसके बापूसा के आंखों में दिखाई देती नफरत। रिया इतनी टूट गई थी कि उसने बिलखते हुए पूछ ही लिया कि वो ही क्यों। दादी सा हुकुम ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और उसे समझाते हुए बोली, क्योंकि आप स्पेशल हो और आप जानती हो ना, एक हीरे को जितना तराशा जाता है उतनी ही उसकी चमक बती है। बस इसीलिए आप ही भगवान जी ने ना आपके जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लिखी है, हर सुख लिखा है, जिसे पाने के लिए थोड़े से दुख का, दर्द का सामना तो आपको करना ही पड़ेगा ना। और शायद अधिरोह से शादी के बाद आपके जिंदगी में मुश्किल थोड़ी और बढ़ सकती है, मगर यकीन कीजिए रिया, जब हमारे राणा सा को आपने मोहब्बत हो जाएंगी ना, उसके बाद आप अपने आप को सबसे ज्यादा खुशकिस्मत मानेंगी। हमारे राणा सा हर चीज दिल से करते हैं, तो जब वो आशिकी भी करेंगे ना, तब पूरे दिल से करेंगे, दादी सा हुकुम ने कहा और रिया ने उनके तरफ देखा। हमें शादी नहीं करनी और उनके साथ तो बिल्कुल भी नहीं, रिया ने कहा और उसके आगे अधिरोह की तस्वीर आ गई। एक वो तस्वीर जब वो उसके इज्जत को तार तार कर रहा था, और दूसरी और तस्वीर जिसमें उसने पल भर के अंदर ही उसके इज्जत को सबके सामने बेइज्जत होने से बचा दिया। अगर सही समय पर वो उसे ब्लैंकेट से कवर नहीं करता तो। याद करके ही रिया ने अपनी आंखें कसकर बंद कर दी। दादी सा हुकुम उसका फैसला सुनकर कुछ मिनट खामोश ही रही। वो चाहती थी कि रिया उनके पोते के जिंदगी में, उनके अधिरोह के जिंदगी में आए, और जिस तरह इन कुछ दिनों ने उसने राजन के जिंदगी में अलग अलग रंग, अलग अलग मिठास भर दी ना, वही रंग और मिठास वो अधिरोह के जिंदगी में भी भर दे। पहली बार जब राजन रिया के पीछे गया था, तब दादी सा हुकुम वही थी और राजन के हिफाजत के लिए वो भी उसके पीछे चली गई। उस पहली मुलाकात में राजन ने भले ही रिया से बात नहीं की हो, लेकिन उसके छोटे आंखें में चमक आ गई थी, जिसे देख दादी सा हुकुम को बहुत ही अच्छा लगा। और फिर उन्हीं के हेल्प से तो राजन हर बार रिया से मिलने जा सका, वरना अधिरोह की सिक्योरिटी इतनी स्ट्रोंग थी कि राजन और वो कभी मिल ही नहीं पाते। रिया उन्हें पहली नजर में ही पसंद आ गई थी और वो चाहती थी कि रिया उनके अधिरोह के जिंदगी में शामिल हो जाए, उनकी रानी सा, उनकी अर्धांगिनी बनकर। दादी सा हुकुम ने गहरी सांस छोड़ी और रिया को समझाते हुए बोली, हम जानते हैं रिया, इस तरह शादी का फैसला लेना आपके लिए मुश्किल है, और इस हालात में तो और भी मुश्किल। अधिरोह ने जो कुछ भी आपके साथ किया वो ड्रग्स के नशे में किया रिया, और उन्हें गलत फहमी भी हो गई थी कि उन्हें ड्रग्स आपने दिए हैं, बस इसीलिए उन्होंने वो सब किया आपके साथ, वरना यकीन कीजिए हमारे अधिरोह ने अपने आज तक के जिंदगी में किसी गैर लड़की के तरफ नजरें उठाकर भी नहीं देखा है। हम हमारे संस्कारों की बात नहीं करते, लेकिन अधिरोह की मासा ने, हमारी बहू ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं उन्हें। आप प्लीज एक बार फिर से सोचिए इस बारे में। और फिर सवाल आपके इज्जत का भी तो है। जिन रिश्तेदारों ने आप पर एक बार इल्जाम लगाया है, वही रिश्तेदार आप पर फिर से पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगा सकते हैं। और आज की बात अगर बाहर पता चली तो एक मर्द होने की वजह से राणा सा को तो कोई कुछ नहीं कहेगा, मगर आपको, आप जानती है, हमारी बिरादरी आपको बिरादरी से बेदखल करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगी, और कहीं ना कहीं इस बात की वजह से आपकी फैमिली भी मुश्किल में आ सकती है। आप सोचिए बेटा। दादी सा हुकुम ने रिया को सच्चाई से रूबरू करवा दिया और उनके कहे मुताबिक इसे राजसी, रजवाड़ी बिरादरी ऐसा कर सकती है, ये रिया बहुत अच्छे से जानती थी।
रोना आ रहा था उसे अपनी किस्मत पर। आज पहली बार ओने जिंदगी में पहली बार वो अपने आप को हरा हुआ महसूस कर रही थी। उसने अपने घुटनों में अपना सर छिपा लिया और रोने लग गई, और अब तक उन दोनों की बातें सुनता राजन भी उसके साथ रोने लग गया। उसने अपने छपते छोटे हाथों से रिया को बाहों में भरा था और खामोशी से अपने आंसू बहा रहा था, जो रिया को अपने गर्दन पर महसूस हो रहे थे। रिया से नहीं बर्दाश्त हुआ उसका रोना और उसने उसे गले से लगा लिया। राजन ने फिर उसके आंसू साफ किया और नमे सर हिलाकर उसे रोने से मना कर दिया। आदू, उमा जी की आए आवाज और रिया ने उस ओर देखा। उमा जी दरवाजे पर खड़ी थी और रोते हुए उसे ही देख रही थी। उनके सामने सुबह किचन में खुशी से मुस्कुराती हुई रिया का चेहरा आ गया, और अब उनके सामने बैठी हुई रिया, जिसे देखकर उनके आंखों से और भी आंसू बहने लग गए, वो जल्दी से आगे आए और रिया को गले से लगा लिया। रिया भी उनके बाहों में लिपटकर फिर एक बार रोने लग गई। कुछ देर बाद उमा जी उससे दूर हुई और उसके आंसू साफ करते हुए बोली, तैयार हो जाओ आदू, आज आपकी और राणा सा की शादी है, और चली जाइए इस जगह से दूर जहां आपको कभी प्यार नहीं मिला, वरना ये लोग आपको ताने दे देकर आपका जीना मुश्किल कर देंगे। उमा जी ने अपने दिल पर पत्थर रख कर कहे थे ये लफ्ज महेश जी से। ये सब जब उन्होंने सुना तभी वो जल्दी से रिया के पास आ रही थी, और तभी उसके कानों पर उनके दोनों देवर की बात सुनाई दी, जो रिया को भला बुरा कह रहे थे, और ये भी कह रहे थे कि अगर राणा सा उन्हें धमकाया नहीं होता तो वो उसकी रिया की ऐसी हालत करते कि कोई सोच भी नहीं सकता था, और तो और उसे बेइज्जत करके बिरादरी से भी बाहर निकाल सकते थे। बाकी सभी बच्चे तो रिया से जलकर उससे नफरत करते थे, मगर ये सब बड़े, ये सब उससे जानबूझकर नफरत करते थे और उसे किसी भी तरह से यहाँ से निकाल भेजना चाहते थे। और उसके पीछे की वजह थी वो जमीन जिसे रिया के बड़े दादा सा ने, यानी कि महेश जी के दादा सा ने उसके नाम की थी। रिया के जन्म से कोई खुश हो या ना हो, लेकिन वो बड़े खुश हुए थे, और उन्होंने ही उसका नाम रिया रखा था। रिया की वो नीली आंखें उन्हें उनके माँ की याद दिलाती थी, और बस उसी वजह से उन्होंने रिया के नाम पर 100 एकड़ की जमीन कर दी, जिसकी कीमत आज अब्जों में थी। और यही वजह थी सबकी रिया से नफरत करने की, जो खुश रिया भी नहीं जानती थी। मासा हम, रिया कहना चाहती थी कि वो ये शादी नहीं करना चाहती, मगर उमा जी ने उसे अपनी कसम दे दी और रिया ने अपनी आंखें कसकर बंद कर दी। आप ये शादी कर रही है आदू, और जा रही है यहाँ से अपनी एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। हम जानते हैं आपके लिए ये आसान नहीं होगा, मगर ये जरूरी है, और अगर आपने कभी भी हमसे जरा सा भी प्यार किया है वो आप हमारी बात मान लेंगी। उमा जी ने आखिर उसे अपनी सौगंध दे दी और रिया को उनकी बात माननी ही पड़ी। उसने हाँ में सर हिलाकर शादी के लिए हाँ कर दिया, और उमा जी के आंखों से आंसू और जोर से बहने लग गए। वो नहीं जानती थी आगे रिया का फ्यूचर क्या होगा, मगर इतना जरूर सच था, उन्होंने दिल ही दिल सौगंध ले ली थी कि अगर उनके बेटी को फिर से कोई तकलीफ हुई तो जिस भगवान की पूजा वो पूरे दिल से करती थी, हर रोज करती थी, उस भगवान को फिर से कभी नहीं देखेंगी और कभी भी नहीं पूजेंगी। उन्होंने रिया को उठाया और उसे तैयार करने के लिए उनके कमरे में ले गई। दादी सा हुकुम ने भी उसके लिए उनके खानदानी शादी के गहने मंगवा लिए थे, और वो दोनों मिलकर उसे टायर करने लग गई। आकाशी के शादी के शॉपिंग के वक्त उन्हें एक शादी का जोड़ा बहुत ही पसंद आ गया था, मगर आकाशी ने उसे लेने से इनकार कर दिया। उमा जी भी वहां से जाने ही वाली थी, मगर उन्हें वो जोड़ा इतना पसंद आ गया था कि उन्होंने उसे खरीद ही लिया, ये सोचकर कि आकाशी नहीं बल्कि उनकी रिया जरूर इसे अपने शादी में पहनेंगी। मगर वो ये नहीं जानती थी कि वो वक्त इतनी जल्दी आ जाएगा और उनकी बेटी चंद दिनों में ही इस जोड़े को पहन लेंगी। तो दोस्तों, आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अभी तक के आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे सभी सब्सक्राइबर की वजह से हुआ है, जो मेरी स्टोरी को इतना प्यार दे रहे हैं।